मैंने आपका एक वीडियो भी देखा कल, आप वो बोट पे जो डांस ही कर रहे थे ना, यॉट में आप डांस कर रहे हैं। जवान उम्र के बच्चे हमारे शायद ये भी करते हो या नहीं करते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम इस उम्र में आप करते हैं। मैं आपका घर देख रहा हूँ, बड़ा शानदार आपने घर बनाया है। ऐसे रॉ वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि लोग ऐसे मानते थे कि कोई एक बेगर आया है, जान पहचान का है, तो इसको कुछ देना ही है। और उनकी एक छोटा सा बीमा मैंने उस समय किया जिसका क्वार्टरली प्रीमियम था, आज भी मुझे याद है, 259 रुपये 40 पैसे। कि जिंदगी में श्रेष्ठ बनने का प्रयास जरूर करिए, लेकिन सिर्फ श्रेष्ठ बनने का प्रयास मत करिए, उत्तम बनने का प्रयास करिए। पहले तो मैं ये सोच के आया कि ये अमिताभ बच्चन टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को समझ में आया कि आपके अंदर आमिर खान टाइप पर्सनालिटी भी है। तो मैडम आपको इनमें कौन सी पर्सनालिटी नजर आती है? चने के खेत में ये वो डांस मैं टीवी पे देखता रहता था। डांस मुझे बहुत अच्छा लगता था। भाई ये मंजू है, लेकिन ये माधुरी दीक्षित जैसा डांस नहीं करती है। बाकी सब गुण मिलते हैं। बाकी तो महावीर जी, कैसे आपका इंश्योरेंस, 50 साल हो गए आपको एज एन इंश्योरेंस एजेंट, कैसे आप इंश्योरेंस में आपने आना क्यों चुना, ये बताइए। देखिए, इंश्योरेंस के कैरियर में आना तो बाई चॉइस तो नहीं था। ओके। बट आप यूँ समझ लीजिए कि भाई लाइफ के कंपल्शंस के अंदर फिट बैठी है। जब इंटरव्यू हुआ, रिटन में तो पास हो गया, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया कि ना, वो ये लड़का इस लाइन में काम नहीं कर सकता। एज एन इंश्योरेंस एजेंट एक्सेप्ट नहीं किया? कैरियर एजेंट, तुम्हारा कोई बॉस नहीं होगा एंड यू कैन राइट योर ओन पे चेक्स। तुम जितना चाहो उतना कमा सकते हो। भाई साहब का बेटा है, भले ही ये मेरे से कितना भी छोटा है, लेकिन मेरे मन में आज भी ये है कि यार ही इज लाइक माई चाइल्ड। ये जो भावना, ये सब चीजें हमें यहाँ से मिली। कितना आसान था इंश्योरेंस के काम में अपने आप को एस्टेब्लिश करना, या कितना डिफिकल्ट था, उसके बारे में बताइए। तो मैं उस दोस्त का आज नाम लेना चाहूंगा इसमें, उसका नाम है ललित जैन। अच्छा। उसने तुरंत मेरे को कहा कि अगर तू ये 25,000 की पॉलिसी के कारण तू फर्स्ट आता है तो ला कागज मेरे साइन करा मेरी पॉलिसी। 80 में आपकी शादी हुई, 81 में आपका कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में ड्रीम्स और रियलिटी दो चीजें होती हैं। या तो आप इस रियलिटी को ड्रीम्स तक लेके आओ तो ड्रीम पूरे होंगे, और नहीं तो आप ड्रीम्स को अपने रियलिटी तक नीचे ले आओ तो पूरे। कुछ मूवमेंट ऐसे बताएंगे जो इनकी क्वालिटी को दर्शाते हो कि भाई ये एक मूवमेंट मेरे को याद है और उस मूवमेंट से ये क्वालिटी निकल के आती हुई, ऐसा कुछ याद है आपको? वो है कमिटमेंट, परसिवरेंस, डिसिप्लिन, फोकस्ड। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। कल सुबह उठ के मुझे क्या करना है वो मैं आज सोने से पहले ही डिसाइड हो जाए। इन 50 सालों में एज एन इंश्योरेंस एजेंट आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा? सुख पाया, सुविधा पाई, समृद्धि पाई, सम्मान पाया, सोसाइटी में भी सम्मान पाया, सब कुछ मेरे को मिला है। जहां तक अचीवमेंट, तो पहले मंजू मिली, बाद में समृद्धि मिली और उसके बाद शांति मिली। धनतेरस का दिन था, उस दिन मेरे लिए वो धन की वर्षा इस रूप में करके गए। मेरा सम्मान किया, साफा पहनाया, शॉल उड़ाया, मेरी वाइफ को साफा पहनाया, अपने हाथ से हाथ मिला करके मेरा केक कटवाया। आपकी इस विजिट से मुझे इतना बड़ा मोटिवेशन मिला है कि मैं एक वादा आज आपको कर रहा हूँ कि ये साल मेरा, मैं अपने 50 साल के जीवन के कैरियर का बेस्ट ईयर इसको मैं बनाने की कोशिश करूँगा। बिजनेस करने से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात से होता है कि मैंने किसी क्लाइंट को किसी समय के ऊपर क्या उसको बेस्ट सर्विस रिक्वायर्ड टाइम पे उसको, so जो भी डिलीवर करते हैं he gives his ultimate best and I think that really counts in the end. मैंने एक्चुअली आपको अमिताभ बच्चन नाम गलत दे दिया, आमिर खान देना चाहिए था। वेस्टेज ऑफ मनी इन्होंने कभी नहीं किया, वेस्टेज ऑफ टाइम इनका कभी नहीं होता है। हम तो आज तक बैक फुट पे ही हैं, क्योंकि पिताजी आज तक फ्रंट फुट पे। अगर उस पेड़ के अंदर कांटे नहीं है तो वो गुलाब का फूल नहीं है। आप बोल तो रही है इनको गुलाब का फूल है, कुछ तो कांटे होंगे, इनकी कुछ कमी बताइए। गुस्सा बहुत है। महावीर एज एन इंडिविजुअल, अगर आपका विजन पूछूं तो क्या विजन है आपका? तो मेरा ये था कि यार ये जो ग्रोथ है हमारी, ये वर्टिकल ना हो करके और ये इन्वर्टेड पिरामिड की जैसे हो जाए। कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर आपके साथ होंगे
जिन्होंने वो कामयाबी नहीं हासिल की, बहुत सारे लोग। आप यू आर दी वन ऑफ द पर्सन जो आपके स्टेट में टॉप है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या गलती की होगी, कहाँ पे उनकी कमी रह गई जो आगे नहीं बढ़ पाए हो? कस्टमर के साथ अपना कमिटमेंट अगर बनाए रखेंगे तो कस्टमर कभी आपसे टूटेगा नहीं। तो लोग नीड, ग्रीड एंड फियर, ये 3 फैक्टर्स हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जरूरत में सबसे पहले लिक्विड मनी वही नजर आता है कि अरे यार बीवी कह रही है इस बार यूरोप घूमने जाना है, 3 लाख रुपया चाहिए, और कहाँ से, चलो ये यहाँ से निकाल लो। दोस्तों, अगर आप फिल्में देखते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको अमिताभ बच्चन टाइप पर्सनालिटी से मिलाने वाला हूं। एक ऐसे LIC के इंश्योरेंस एडवाइजर से मैं आपको मिलाने वाला हूं जो पिछले 50 सालों से बहुत ही सक्सेसफुली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहे हैं। अब सक्सेसफुली जब मैं आपको बोल रहा हूं तो ये एक एलाइट क्लब मेंबर है, और हाल ही में जब इनके 50 साल पूरे हुए एज एन इंश्योरेंस एजेंट LIC में, तो देखिए कभी ऐसा मैंने तो नहीं सुना कि एक इंश्योरेंस एजेंट की 50वीं सालगिरह पर एज एन इंश्योरेंस एजेंट LIC का चेयरमैन उनसे उनके घर पे मिलने आता है, MD मिलने आता है, जोनल मैनेजर मिलने आता है और उनकी केक कटिंग करता है। मैं बात कर रहा हूं जयपुर के बहुत ही सक्सेसफुल, जयपुर के पूरे राजस्थान के वन ऑफ द टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टर महावीर बांगड़िया की। दोस्तों, मिलते हैं मिस्टर महावीर बांगड़िया जी से और उनकी जीवनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे। महावीर जी, आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और आप ये एक्सपोजर मुझे देने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा आपकी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे साथ में महावीर बांगड़िया जी की फैमिली, पूरी फैमिली हमारे साथ में है। उनकी धर्मपत्नी मंजू जी हमारे साथ में है, उनके सुपुत्र अभिषेक हमारे साथ में है। देखिए, मैंने अमिताभ बच्चन बोला तो अभिषेक हमारे साथ में है। उनके ब्रदर अरविंद जी हमारे साथ में है। उनकी बहू जो है कनिका जी हमारे साथ में है। इस बार नाम सही लिया मैंने। सो ये है इनकी फैमिली। महावीर जी, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत BITV में। थैंक यू सो मच। तो महावीर जी, आपकी जिंदगी जो है बहुत सारे लोगों के सामने रखनी है, पेश करनी है। अगर आप इजाजत दें तो पहला प्रश्न मैडम जी से पूछ लूं, इज इट ओके? ऐसा है सर, आप इंटरव्यू करने वाले हैं तो मैं आपको गाइड तो कर नहीं सकता, जो आपको पूछना है इट्स योर लिबर्टी। चलिए ठीक है, आपने लिबर्टी दी है। तो मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वैसे तो मैं एक यात्रा पे निकला हूँ जहाँ पे कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के इंटरव्यू ले रहा हूँ। आपने 50 साल तो उन्हें एज एन इंश्योरेंस एजेंट देख लिया है। आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस एजेंट की धर्मपत्नी होने के कुछ फायदे, कुछ नुकसान आपको नजर आता है? इंश्योरेंस एजेंट तो कभी भी मीटिंग के लिए निकल जाता है, ऐसे कुछ फायदे नुकसान आप बता सकती है? नहीं, फायदा तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही है। अच्छा तो है, ठीक है, लेकिन कुछ नुकसान भी है इसके एजेंट का? नहीं, नुकसान तो कुछ कोई नुकसान नहीं है। कभी भी रात को 10 बजे क्लाइंट की मीटिंग आई तो ऐसे कभी गए नहीं, तो ऐसे नहीं, कभी कोई नुकसान नहीं है। आपको कुछ बुराई करनी तो कर सकती है मैडम। सो महावीर जी, कैसे आपका इंश्योरेंस, 50 साल हो गए आपको एज एन इंश्योरेंस एजेंट, कैसे आप इंश्योरेंस में आपने आना क्यों चुना, ये बताइए। देखिए, इंश्योरेंस के कैरियर में आना तो बाई चॉइस तो नहीं था। ओके। बट आप यूं समझ लीजिए कि भाई लाइफ के कंपल्शंस के अंदर फिट बैठ गया। ओके। कैसे कि मैं वैसे तो एक बहुत अच्छी वेल्दी बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूं। ओके। मेरे ग्रैंडफादर भी इस सिटी के बहुत अच्छे वेल्दी पर्सन थे। मेरे फादर ने भी बहुत अच्छी शान वाली जिंदगी जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैं जब 10-12 साल की उम्र का था या 15 साल की उम्र का था, उस दौरान हमारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज थी काफ़ी, तो कुछ लोगों की गलत निगाह उन प्रॉपर्टीज़ पे थी और उन्होंने उन प्रॉपर्टीज़ में अड़ंगा डालने के लिए, उनको हड़पने के लिए, उन्होंने एक के बाद एक मेरे फादर के अगेंस्ट में कई कोर्ट केसेस लगा दिए। अच्छा। तो उस कारण से धीरे धीरे मेरे फादर उन कोर्ट केसेस के सेटलमेंट में, कोर्टों में जाने में इतने बिजी हो गए कि धीरे धीरे जो बिजनेस था वो जीरो होता चला गया। अच्छा। ओके। तो उसके कारण से जब मैंने मैट्रिक पास किया, हायर सेकेंडरी किया, कॉलेज में, तो वो जो टाइम था मेरा 4-5 सालों का, वो फाइनेंशियली देखा जाए तो फैमिली के लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम था। मैंने
साइंस से ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है फ्रॉम Okay. बायोलॉजी, ओके, और मेरी इच्छा थी डॉक्टर बनने की। अच्छा, 2 बार मैंने प्री मेडिकल टेस्ट में मैं अपीयर भी हुआ, लेकिन वहाँ सक्सीड नहीं कर पाया, और बीएससी की डिग्री लेकर के मैंने अपना एकेडमिक दौर जो है वो पूरा किया। उसके बाद लगा कि भाई कुछ ना कुछ अब काम करना पड़ेगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा, परिवार की स्थितियाँ भी थोड़ी सी उस समय ठीक नहीं थी, लेकिन इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि कहीं आसानी से नौकरी मिल जाए या कोई ऐसा, और घर का कोई व्यवसाय का लिंक उस समय था नहीं। तो कुछ ऐसे ही करते करते, छोटे मोटे कुछ काम करते करते, एक दिन क्या हुआ कि मेरे जीजा जी हैं मिस्टर पीसी जैन, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए हैं, वो उस जमाने में अजमेर के पास पीसांगन एक जगह है, वहाँ पे पोस्टेड थे। और मैं गर्मी की छुट्टियों में कॉलेज वॉलेज ख़त्म होने के बाद में वहाँ गया हुआ था। वहाँ उस एरिया के एक सज्जन थे मिस्टर पीसी गंगवाल साहब, जो उस जमाने में अजमेर की एलआईसी में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे। अच्छा, और उसी दौर में जयपुर के न्यूज़पेपर में एलआईसी की नई स्कीम थी कैरियर एजेंट्स को रिक्रूट करने की, उसका वो एडवर्टीजमेंट निकल के आया था। तो गंगवाल साहब ने मेरे जीजाजी को कहा मेरे लिए कि ये क्या कर रहा है अभी, तो बोले अभी तो कुछ नहीं कर रहा। तो बोले इसको बोलो कल लास्ट डेट है, ये आज तुरंत जयपुर वापस जाए और कल जा करके इसमें अप्लाई कर दे। अच्छा, मैंने सोचा पता नहीं क्या है, हम आगे जयपुर आ गए, नेक्स्ट डे अप्लाई कर दिया, रिटन टेस्ट हुआ। उस बीच में कोई एक जानकार थे, उनके थ्रू जो इस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर थे उस समय, उनका नाम है श्री केसी डांडिया, उनको भी अप्रोच कराई कि भाई इस लड़के को पास वास कर देना। लेकिन मैं उसके अंदर भी ढंग से, जब इंटरव्यू हुआ, रिटन में तो पास हो गया, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया कि ना, वो ये लड़का इस लाइन में काम नहीं कर सकता। एज एन इंश्योरेंस एजेंट एक्सेप्ट नहीं किया? कैरियर एजेंट ओके, के लिए एनरोल करने के लिए इंटरव्यू में उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, जो मेरे ब्रांच मैनेजर थे उस समय, केसी डांडिया साहब। अच्छा, तो हमारे कोई एक मिलने वाले थे जो उसी ब्रांच में, तो उनके थ्रू उनको सिफारिश उन्होंने करके, अरे साहब कर दो, अच्छा है, कर लेगा। तो उन्होंने अनमने मन से मेरे को रिक्रूट कर लिया। रिक्रूटमेंट के बाद उस बैच में उस समय हम करीब 10 या 12 लोग थे। 36 वर्किंग डेज की हमारी एक रेगुलर क्लासरूम ट्रेनिंग उस जमाने में होती थी, कि जिसमें पूरा अमेरिकन लिटरेचर यूज़ होता था एलआईसी के अंदर। और वो ट्रेनिंग सुबह 10 से लेकर के और 3 बजे तक ट्रेनिंग होती थी। 3 बजे के बाद में फिर क्रॉस कोई विजिटर स्पीकर कोई ऐसे, तो 36 वर्किंग डेज का। वहाँ से उसको पास करने के बाद फिर हमको बीमा करने का लाइसेंस मिला दिसंबर में। ये बात है 1975 की, 1975 की बात है। ओके, तो 50 साल पहले की बात है आपके। हाँ। 50 और उस समय तो मेरी जो पहली अर्निंग थी वो, आप ये मानिए कि उस समय एलआईसी कैरियर एजेंट्स को स्टाइपेंड देती थी 2 साल के लिए। पहले साल में 200 रुपया महीना, अच्छा, और दूसरे साल में 150 रुपया महीना, अच्छा, बस। बाकी जो बीमा हम करेंगे उसका जो भी सेट रेट है उसके हिसाब से कमीशन मिलेगा। ये जब आपको आपके जीजा जी ने रिकमेंड किया और ये सब पेपर वेपर हुए, तब आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था? हाँ। आपने और किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? नहीं, सीधा जो है, चाहते तो थे डॉक्टर बनना, हाँ, लेकिन सीधा आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ। लेकिन यहाँ उस 36 वर्किंग डेज की ट्रेनिंग के बाद में मैंने मेरे मन में ये तय कर लिया कि मेरी लाइफ का ये डेस्टिनेशन है। क्या बात है? मुझे यही काम करना है। क्यों? 2 बातों के ऊपर, कि ट्रेनिंग में मुझे ये 2 बातें सिखाई गई कि तुम्हारा कोई बॉस नहीं होगा, एंड यू कैन राइट योर ओन पे चेक्स। तुम जितना चाहो उतना कमा सकते हो। तो मुझे लगा उस ट्रेनिंग के बाद में कि मेरे लिए जीवन का यही जगह है। और आप ये देखिए कि पहले फाइनेंशियल ईयर में, जो दिसंबर से मार्च के 4 महीनों में, उस जमाने में हमने 4 लाख सम इंश्योर्ड का बीमा किया पहले 4 महीनों। और पहले 6 महीने के अंदर एलआईसी ने मेरे को इंटरेस्ट फ्री लोन से मोटरसाइकिल दे दी। पहले 6 महीने में? पहले 6 महीने के बाद ही 1976 में एलआईसी ने मुझे मोटरसाइकिल दे दी, उस आदमी को कि जिसके पास में साइकिल भी नहीं होती थी। तो वो मेरे लिए इतना बड़ा मोटिवेशन हुआ कि यार मैंने जो सोचा था वो मुझे मिल गया। कौन सी मोटरसाइकिल थी उस जमाने में? राजदूत चलती?
ESD मोटरसाइकिल हुआ EHD YEZ अच्छा दो मोटरसाइकिलें हुआ करती थी, जावा एंड ESD। अच्छा ओके। एक राजदूत भी बहुत चलती थी। राजदूत भी होते थे उसी समय। तो वो मोटरसाइकिल 6 महीने बाद जब मुझे, तो मैं अपने आप को राजा समझने लगा कि यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके पास साइकिल भी नहीं थी और 6 महीने में उसने 6 महीने में इतना रिक्वायर्ड बीमा 10 लाख का बीमा करके जो कमीशन कमाया वो भी अलग कमाया, और ये मोटरसाइकिल और मिल गई मुझे। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने उसी समय तय कर लिया था कि मुझे इसी लाइन में काम करना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक चीज मैं और भी जानना चाहता हूँ महावीर जी, कि आपने बताया कि पिताजी के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि वो बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो गया, और देन आप उस वक्त आप पढ़ाई भी कर रहे थे। तो आपका उस वक्त आपके फैमिली में कौन कौन थे, आप किस उम्र में थे, कितने लोग थे आप भाई बहन, आपका क्या रोल था उस थोड़े से डिफिकल्ट सिचुएशन? ग्रेजुएशन जब मैंने किया, या ग्रेजुएशन से पहले मैंने कहा ना कि वो 18 से लेकर के 21-22 साल की एज का दौर होता है वो। मैट्रिक और मैट्रिक के बाद में ग्रेजुएशन करने का उतना ही दौर होता है। हम लोग 3 भाई और 3 बहनें थे। अच्छा। मेरी पोजीशन जो है 3 भाई 3 बहनों के फैमिली में मेरी पोजीशन नंबर 3 थी। मेरे से बड़ी 2 बहनें थी। अच्छा। और 1 बहन मेरे से छोटी थी, और ये 2 ब्रदर मेरे से छोटे थे। अच्छा। लेकिन मेरे से जो नेक्स्ट ब्रदर जो ये अरविंद है, ये मेरे से 13 साल छोटे। अच्छा ओके। तो इतना गैप था हम लोगों में। तो तो समझिए कि फैमिली में मेरे फादर के बाद मेल मेंबर अगर कोई ऐसा था रिस्पॉन्सिबल हो सकता था, वो मैं ही था। तो मतलब जब आपकी 15वीं पूरी हो गई होगी उस वक्त ये दूसरी तीसरी में पढ़ते होंगे? हाँ, है ना? he was very they were young। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग अ मेल आपके सर पे ज्यादा थी? हाँ, डेफिनेटली थी। इसीलिए मुझे ये लगा कि भाई नौकरी मुझे मिल नहीं सकती, डॉक्टर में बन नहीं पाया, और नौकरी मुझे कोई बीएससी करने वाले को, ग्रेजुएशन को क्या नौकरी मिलेगी, क्या है, घर का बिजनेस सब उस समय सब गड़बड़ हो चुका था। तो मुझे ये लगा कि आई कैन राइट माई ओन पे चेक्स। और फिर शुरू के 2-4-6 महीने में जो मुझे सफलता मिली और मोटरसाइकिल मिली, तो मुझे लगा कि यार यहाँ मैं कुछ भी कर सकता। लेकिन उस दौर के अंदर जो मेरे ब्रांच मैनेजर थे केसी डांडिया साहब, जिन्होंने मुझे सेलेक्ट करने से मना कर दिया था, उनका फिर मैं जो है बहुत लविंग चाइल्ड हो गया। ट्रेनिंग तो वो सब एजेंट्स को बराबर की देते थे, शिक्षा बराबर की देते थे, लेकिन मैं उनकी कई बातों को बहुत सीरियसली लेता था शायद। और उनसे धीरे धीरे मेरा ऐसा लव एंड अफेक्शन बनता चला गया कि मैं धीरे धीरे उनकी फैमिली का मेंबर बन गया। आज भी वो मौजूद हैं, जिंदा हैं, मेरे को हर समय ब्लेस करते रहते हैं, मुझे हर समय चिंता करते हैं मेरी, और मैं उनको अपना गॉडफादर मानता हूं। बहुत बढ़िया। इमीडिएटली मेरे मन में अरविंद जी ये प्रश्न आ रहा है कि वो आपके बड़े भाई हैं, आप दूसरी तीसरी क्लास में होंगे, वो 15वीं में, काइंड ऑफ फादर फिगर आप उन्हें देखते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जब आज भी वो, हाँ वही मैंने जज किया, नॉट दैट टाइम ओनली, हाँ आज भी, हाँ मैं देखता हूँ कि वो आपको बेटा करके हाँ, बुलाते हैं। ये आज भी ऐसा ही है। हाँ। मैं मेरे जीवन का कोई भी निर्णय बिना इनकी सहमति के आज भी नहीं करता। आई एम रनिंग इन द एज ऑफ 60। तो ये सब कुछ बड़े भाई साहब की अपनी जो काबिलियत, इनका जो काम करने का तरीका, परिवार को जोड़ के रखने का तरीका, and he feels responsible for everything for entire family। तो जब आप बड़े हो रहे थे अरविंद जी, और आप उन्हें देख रहे थे, वो तो काम करने लग गए थे, तो आपको इनमें क्या ऐसा दिखता था कि ये क्या कर रहे हैं फैमिली के लिए, क्या योगदान दे रहे हैं, किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलता था इनको लेकर? जिस समय ये सोचने की बात आप कर रहे हैं, उस समय तो मैं क्या है कि जस्ट पढ़ रहा था। I did my graduation in 1986। Okay। उस समय मैं 20 साल का हुआ था। तब तक भाई साहब को 10 साल ये काम करते हुए हो चुके थे, और 1980 में भाई साहब की शादी भी हो गई थी। तो मेरे से जो एक बड़ी बहन थी वो उस समय बैचलर थी, मैं था, एक मेरे से छोटा भाई था। तो हमारे लिए उस समय सब कुछ, परिवार के लिए जो भी कुछ करना है वो यही दोनों तो किया करते थे। फादर ने अपनी जो भी उनकी लाइफ की फाइट थी वो करके, और 86 में वो उन सारी चीजों से फ्री हो गए थे, क्योंकि भाई साहब ने भी सब कुछ संभाल लिया था। और वो दिन का दिन है और आज का दिन है। आप अगर 86 से 2026 की हम बात करें तो 40 साल तो यही हो गए। इन 40 सालों में भी ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब ये हमसे, अभी मैं घर में आया तो आते ही इन्होंने मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए पूछा, वो
उसको बुखार हो रहा है हॉस्पिटल में, इन्होंने आते ही मेरे से पूछा। तो ये जो केयरिंग है, इस केयरिंग ने हमारे पूरे 6 भाई बहनों के परिवार को आज तक जोड़ के रखा हुआ। भाई साहब का बेटा है, भले ही ये मेरे से कितना भी छोटा है, लेकिन मेरे मन में आज भी ये है कि यार ही इज लाइक माई चाइल्ड। ये जो भावना, ये सब चीजें हमें यहाँ से मिली। जितनी केयरिंग इन्होंने तब की, ये उससे ज्यादा केयरिंग हमें आज कर रहे हैं। वी आर ब्लेस्ड बाय द गॉड। बहुत बढ़िया। सो महावीर जी, जब आपने काम करना शुरू किया एज एन इंश्योरेंस एजेंट, तो क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे खासे फैमिली में थे, तो आपके इर्द गिर्द में जो लोग होंगे अच्छे खासे होंगे, कितना आसान था इंश्योरेंस के काम में अपने आप को इस्टेब्लिश करना, या कितना डिफिकल्ट था, उसके बारे में बताइए। देखिए, इंश्योरेंस का काम करना, और वो भी एक नए एंट्रेंट के लिए, आसान तो कभी भी नहीं था। उसका कारण क्या था कि आप जानते हैं, आज थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है। 40 साल 50 साल पहले तो इतनी अवेयरनेस थी नहीं, और इंश्योरेंस को तो सिर्फ लोग ये मानते थे, मैं ऐसे रॉ वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि लोग ऐसे मानते थे कि कोई एक बेगर आया है, जान पहचान का है, तो इसको कुछ देना ही है। अच्छा, मतलब वो ये नहीं मानते थे कि ये मेरे फायदे के लिए कुछ बताने आया है और मुझे अपने लिए पॉलिसी लेनी है। जनरली लोग उस समय जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा करते थे, वो हर एजेंट खुद के लिए बेचता था कि मेरी एजेंसी रुक जाएगी, मुझे प्राइस मिल जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, इसलिए आप ये पॉलिसी करा लो। और वो नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में ही करता था उस काम को। हमको पहले दिन से केसी डांडिया साहब ने जो ट्रेनिंग दी थी, वो ये दी थी कि LIC की एक CPS बोलते हैं, क्लेम पर्टिकुलर शीट, कि उस जमाने में जो LIC के बुक्स में पेंडिंग क्लेम्स थे मैच्योरिटी के और के, कि जिसके क्लेमेंट नहीं मिलते थे, एड्रेस बदल गया था, लोग से कांटेक्ट नहीं था, वो हमको देते थे कि तुम जाओ, ये इसका पुराना पता ऑन रिकॉर्ड है, तो इस पते पे जाओ, इस पते पे जाके आसपास के लोगों से पूछो, जान पहचान वाले से पूछो, ये आदमी अब कहाँ है। तो वहां से मैंने शुरुआत करी, और मैंने मेरी जिंदगी का पहला बीमा उस क्लेम पर्टिकुलर शीट के थ्रू बेचा, कि जिसमें आज भी मुझे याद है, जयपुर के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, कौशल भार्गव साहब। He was unknown for you. Yes, he was unknown for you. मैं उनका एड्रेस ढूंढ ढांड करके उनके पास पहुंचा, और उनकी एक छोटा सा बीमा मैंने उस समय किया, जिसका क्वार्टरली प्रीमियम था, आज भी मुझे याद है, 259 रुपया 40 पैसा। 1975 में। ओके, दिसंबर 75, फर्स्ट मंथ ऑफ माई एक्टिविटी। ओके, कौशल जी, कौशल भार्गव साहब, वो जयपुर राजस्थान के बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं। ऐसे मेरी दूसरी पॉलिसी भी इसी तरह से बिकी, तीसरी पॉलिसी भी इसी तरह से बिकी। तो नेचुरल कॉन्टेक्ट से मैंने मूवमेंट शुरू नहीं किया। क्या बात है, मूवमेंट ही अननोन लोगों से। नहीं, लेकिन ये पहली दूसरी तीसरी पॉलिसी के बीच में कितने नो थे, उसके बारे में बताइए। कितने नो थे? क्या लगातार 1 by 1 3 पॉलिसी बिक गई, या बीच में बहुत सारे नो भी थे? इतना याद भी नहीं है, थोड़ा टाइम गैप तो था, कुछ आगे पीछे, कुछ 1 महीने पहले, उस बीच में नेचुरल कॉन्टेक्ट्स में ही मूवमेंट शुरू किया। तो आज भी मुझे याद आता है कि मार्च 76 के अंदर, जो मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग था, एजेंसी लेने के 3.5 महीने बाद, दोस्त तो होते ही थे, हम दोस्त आपस में शाम को मिलते ही थे। तो ऐसे ही हम शाम को कुछ 5-7 लोग ऐसे कहीं बैठे हुए थे, बात चल रही थी, मैंने दोस्तों में जिक्र किया कि यार देख, मैंने इतना कर लिया, और इस महीने अगर मेरा इतना काम हो गया तो मैं ब्रांच में फर्स्ट आ जाऊंगा। अच्छा। तो बोले फिर क्या बात है, किसी दोस्त ने कहा। तो मैंने कहा यार, इसमें एक 25,000 के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी कम पड़ रही है मेरे को, और कल क्लोजिंग है। तो मैं उस दोस्त का आज नाम लेना चाहूंगा इसमें, उसका नाम है ललित जैन। अच्छा। उसने तुरंत मेरे को कहा कि अगर तू ये 25,000 की पॉलिसी के कारण तू फर्स्ट आता है, तो ला कागज मेरे साइन करा मेरी पॉलिसी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 271 रुपया 30 पैसा उसका क्वार्टरली प्रीमियम। अच्छा। तो दिस इज हाउ कि मुझे लोगों ने भी सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर के जो शुरुआती दिन थे और जयपुर का जो माहौल है, अभी तो मैं घूम रहा हूँ, आज की तारीख में तो हम बहुत अच्छे आपके घर में बैठे हुए हैं, सर ने अच्छी अपनी गाड़ी में घुमाया, उस वक्त का क्या स्टेटस था आप लोगों का? तो मैं थी नहीं ना, मैं तो शादी 80 में हुई थी। अच्छा, 1980 में हुई। तो जब आप आई, तो आप ये तो 5 साल से काम कर रहे थे एज एन इंश्योरेंस एजेंट, तो उस वक्त का क्या स्टेटस था आप लोगों का जब आप आई शादी करके 1980 में?
और आप क्या देखती थी इनमें, किस तरीके से ये काम करते थे, क्या इनका जज्बा था, कुछ बता सकती है उसके बारे में, पुरानी बातें? मेहनत तो बहुत अभी करते तो थे। मेहनत तो अभी भी जबरदस्त करते हैं, 72 में उस भी समय इनका भी ये बहुत एनर्जी मेहनत है। करते थे। उस वक्त की क्या एनर्जी होगी? तपती धूप में भी मोटरसाइकिल में इधर से उधर भागते रहते थे। अच्छा, मोटरसाइकिल में आप काम करते थे, ओके। 86 में गाड़ी ली थी। अच्छा। 6 साल तो ये मोटरसाइकिल में मेरे सामने खूब भाग दौड़ करते थे। हम्म। इधर उधर बच्चे छोटे थे फिर भी, ये तो बहुत छोटा था तब। काफी मेहनत करते थे। क्या 80 में शादी हुई, 81 में बेटे का जन्म हुआ, और उस समय मोटरसाइकिल होती थी। तो बेटे के जन्म के बाद शौक तो हमें था इधर उधर जाने का, घूमने फिरने का, दोस्तों में जाने का, पार्टी में जाने का। तो छोटे बच्चे को गोद में लेकर के या तो मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते थे या इसको इसकी दादी के पास छोड़ के जाते थे। आपने बताया आपने ज्वाइन करने के बाद कुछ ब्रांच में इमीडिएटली बहुत जल्दी आप नंबर 1 भी हो गए ना, 25,000 की पॉलिसी डालने के बाद? हाँ, उस समय इन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग, पहले ही साल आप जो है वो हाँ। बड़ी तेजी से बहुत सारे काम आपने बहुत जल्दी जल्दी तेजी से किए हैं। नहीं, आप इसको जो भी, मैं इसको इस 80 में आपकी शादी हुई, 81 में आपका तो देखिए गॉड्स ब्लेसिंग है। हाँ। लेकिन यह है कि मन के अंदर हमेशा ये फीलिंग जरूर रही, हाँ। हमेशा से रही कि मैं कुछ भी करूं वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, और मैं हमेशा ऊंचाइयों पे चढ़ने की ही मेरी भावना रहती थी कि आई मस्ट रीच टू दिस डेस्टिनेशन। लेकिन उसके अंदर एक चीज का जिक्र करूंगा कि ड्रीम्स में खूब देखे हैं मैंने मेरी लाइफ में, और ड्रीम्स पूरे भी किए हैं बहुत सारे। लेकिन एक चीज मैंने मन में ये रियलाइज करी थी कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में ड्रीम्स और रियलिटी दो चीजें होती हैं, और जरूरत इस बात की होती है कि ये ड्रीम है, ये रियलिटी है। या तो आप इस रियलिटी को ड्रीम्स तक लेके आओ तो ड्रीम पूरे होंगे, और नहीं तो आप ड्रीम्स को अपने रियलिटी तक नीचे ले आओ तो पूरे होंगे। तो ये प्रयास मेरा जीवन में हमेशा रहा कि जो मन में सोचा उसके हिसाब से फिर गतिविधि भी करी, उसके हिसाब से काम भी किया कि लाइफ में, कि जैसे फर्स्ट मिलियन, उस जमाने में LIC में मिलियनेयर एजेंट होना बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख सम इंश्योर्ड का बीमा जिस एजेंट ने किया है, उसका रोल ऑफ ऑनर की लिस्ट में मेरिट लिस्ट छपती थी LIC के सेंट्रल ऑफिस की योगक्षेम मैगजीन में, 10 लाख का सम इंश्योर्ड। तो हमारा मन करता था यार अपना भी 10 लाख का साल का ये होना चाहिए। तो यूं ग्रेजुअली मन में बस ये ड्रीम्स पालते चले गए और कोशिश करके उसको पूरे करते थे। फैंटास्टिक। अभिषेक, मैं एक्चुअली, मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ है आपके पिताजी से मिलके, लेकिन इस कम समय में भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ इनसे। आप कुछ क्वालिटी बताएंगे? आपने तो काफ़ी समय दिया है आपके पिताजी के साथ, कुछ मूवमेंट ऐसे बताएंगे जो इनकी क्वालिटी को दर्शाते हो कि भाई ये एक मूवमेंट मेरे को याद है और उस मूवमेंट से ये क्वालिटी निकल के आती है, ऐसा कुछ याद है आपको? 2-3 क्वालिटीज जो एकदम उभर के आती है वो है कमिटमेंट, परसिवरेंस, डिसिप्लिन, फोकस्ड। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ये सब चीजें पापा को देख के ही सीखी। जैसा पापा आपको बता रहे थे कि इस प्रोफेशन में कोई एंट्री बैरियर नहीं है, इसलिए हजारों लाखों एजेंट है। आज LIC जैसी संस्थान में भी 20 लाख एजेंट है, बट 20 लाख में 30 ही मेंबर हैं जो उस एलीट क्लब के मेंबर हैं। तो वो 30 आई थिंक उसके उस ग्रुप का पार्ट इसलिए हैं क्योंकि वो बड़े फोकस चले हैं, बड़े प्रोग्रेसिव रहे हैं, डिसिप्लिन से अपना काम किया है, परसिवरेंस को फॉलो किया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पापा को देख के भी खुद भी अब 20-22 साल काम करके, शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। इट इज अ हार्ड वर्क एंड यू कंटिन्यू डूइंग इट, वन डे इट विल पे ऑफ। और ये पापा के इस 50 साल की जर्नी में मैंने तो कई बार फील भी किया है। कोई ऐसी चीजें बता सकते हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं इनकी, और आपको ऐसा लगता है? हाँ, जो मैंने पापा से सीखा और पापा को देख के फिर चाचा को देख के सीखा। पापा में पता नहीं शुरू से ये था कि कल सुबह उठ के मुझे क्या करना है
वो मैं आज सोने से पहले ही डिसाइड हो जाए। अच्छा तो पापा की एक आदत है कि वो अपनी एक टू डू लिस्ट बनाते हैं अच्छा। और उस लिस्ट को बहुत अच्छे से अडियर भी करते हैं। हम्म। तो अगर कल सुबह पापा को क्या करना है कल पूरे दिन में, वो आज सोने से पहले ही लिस्ट डाउन हो जाता है। एंड आई थिंक इस प्रोफेशन में ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप ढंग से प्लान नहीं करोगे अपने बिजनेस में, प्रोस्पेक्टिंग में, क्लाइंट मीटिंग में, कस्टमर सर्विस में, बैक ऑफिस सपोर्ट्स में एक्सेट्रा, तो आप पीछे रह जाओगे। आज वो 20 लाख में से ये उस 30 का पार्ट शायद इसीलिए है क्योंकि इनका कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क हमेशा बहुत हाई रहा। तो पापा को मैं आज भी देखता हूँ, इनकी जेब में अभी भी एक स्लिप होगी जिसमें आज की इनकी पूरी टू डू लिस्ट होगी। ऐसे आज तो क्या आपका ही बात है? नाम है आज तो एक ही नाम है, लेकिन सबसे पहला नाम है इसमें हाँ, कि इनके ब्रदर की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। अच्छा तो सबसे पहला वही लिखा हुआ है कि भाई मुझे क्या उनको बात, फोन करके क्या बात बात, करके विश करना है। नहीं मैं तो जस्ट चेक कर रहा मतलब था, आप मैं जो इसमें बोल रहे ये हैं वो भी है नहीं कि बोलता। हाँ मैं तो इसमें एक इनकी लिस्ट है। जेब की पर्ची और एक इनके बैग की डायरी, अच्छा वो इनके पूरे साल का सार है। अगर तो ये चीजें पापा से सीखी, फिर देखा कि चाचा ने भी पापा से सीख के इनको फॉलो किया, और आई थिंक ये बहुत बड़ा रीजन है इन दोनों के प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ का। और फिर जब हम पढ़ लिख के काम धंधे लगे तो मैंने भी उस चीज को वैसे ही इनवाइब किया। महावीर जी, आपने इतने 50 साल आपने टोटल दिए हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है कि आपका इन 50 सालों में एज एन इंश्योरेंस एजेंट आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ा अचीवमेंट तो है जॉब सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि मैं अपनी इस 50 साल की जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मैंने जीवन में जो सोचा, जो पाने की इच्छा करी, वो मैंने पाया। सुख पाया, सुविधा पाई, समृद्धि पाई, सम्मान पाया, सोसाइटी में भी सम्मान पाया, सब कुछ मेरे को मिला है। जहां तक अचीवमेंट, पहले मंजू मिली, बाद में समृद्धि मिली और उसके बाद शांति मिली। शांति मिली लेकिन जहां तक बिजनेस अचीवमेंट्स का अगर कोई सवाल है, तो इस बात का जिक्र अभी यहाँ एकदम से मैं करना ही चाहूँगा कि मेरे लिए जीवन का वो बहुत बड़ा दिन था 50 साल का, कि जब 57 लाख करोड़ की संस्था AUM जिस संस्था का है, उसका चेयरमैन हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आदमी है, और इतनी बड़ी संस्था के वो चेयरमैन हैं, वो और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों साथ चल करके यहाँ मेरे घर तक आए। ये दिन था 17 अक्टूबर 1925 को, मेरी एजेंसी के 50 साल पूरे हुए थे 2025 को, और 18 अक्टूबर धनतेरस का दिन था। उस दिन मेरे लिए वो धन की वर्षा इस रूप में करके गए। अच्छा, कि वो धनतेरस के दोनों दिन मेरे वो- घर आए, हाँ। दोनों मेरे घर आए। यहाँ 1.5 घंटा मेरी फैमिली के इन सब लोगों के साथ में बैठे, इनसे बातचीत करी, मेरा सम्मान किया, साफा पहनाया, शॉल उड़ाया, मेरी वाइफ को साफा पहनाया, अपने हाथ से हाथ मिला करके मेरा केक कटवाया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके आने से 2 दिन पहले मुझे किसी उच्च अधिकारी ने कान में जरा से फुसफुसाया था कि यार चेयरमैन साहब आपके घर आ रहे हो, उस दिन क्या कर रहे हो बड़ा। मतलब उनका मतलब तो ये था कि भाई बिजनेस क्या दे रहे हो कुछ। तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि ऐसी मेरी कोई तैयारी नहीं थी। तो जब उस दिन वो मेरे घर से लास्ट में जाने लगे, तो मैंने उनको एक ही शब्द कहा कि सर, आपकी इस विजिट से मुझे इतना बड़ा मोटिवेशन मिला है कि मैं एक वादा आज आपको कर रहा हूँ कि ये साल मेरा, मैं अपने 50 साल के जीवन के कैरियर का बेस्ट ईयर इसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और वो बेस्ट ईयर मैं बना पाए। हाँ। कैसे, वो जरा बताइए। मतलब अक्टूबर में वो आए थे, और अभी ये जनवरी चल रही है। इन 3 महीनों में मैंने इतना काम किया है कि जिसने मेरे 50 साल के किसी भी साल के पुराने फिगर्स को बाईपास ही नहीं किया है, बल्कि उसके डबल से भी ज्यादा का फिगर इस साल मेरा अभी तक हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि अमाउंट आपने ऑफ प्रीमियम कलेक्शन, ओके, इन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कलेक्शन। और पहली बार 1 जनवरी से MDRT का नया ईयर शुरू होता है,
31 जनवरी के दिन MDRT का 3 गुना COT मैंने इस साल का क्वालिफाई कर लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एलीट क्लब की भी जो क्वालिफिकेशन बिटवीन अप्रैल टू मार्च के पीरियड में करनी होती है, वो भी मैंने इस साल की क्वालिफाई कर ली है विथ ए 50% एक्स्ट्रा मार्जिन एज ऑन डेट। क्या बात है, क्या बात है। तो अचीवमेंट के हिसाब से भी ये बेस्ट आज का टाइम है। बट इन सब बातों के पीछे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन होता है वो इन बातों से नहीं होता। बिजनेस करने से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात से होता है कि मैंने किसी क्लाइंट को किसी समय के ऊपर क्या उसको बेस्ट सर्विस रिक्वायर्ड टाइम पे उसको। मैंने 1-1 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का डेथ क्लेम पेमेंट 24 घंटे में क्लाइंट के बैंक के खाते में पैसा पहुंचा के किया। वो मेरा कमिटमेंट था जो पॉलिसी करते समय मैंने उससे किया, वो क्लेम के टाइम पे पूरा। फैंटास्टिक। मतलब कि आपने अभी आपकी एज 72 है, राइट? 72 की आपकी एज है। मैं बोल दिया, नहीं तो दर्शक समझेंगे कि मैं किसी 30-35 साल के व्यक्ति से बातचीत कर रहा हूं। इंटरव्यू है ये, तो इतना यंग आदमी। हाँ, वही मैंने बोला, इसीलिए मैंने 72 की एज बताई। बट एट एज 72 आपने वो काम किया जो मे बी आपने 35 साल में किया हो या 40 साल में किया हो, उससे भी कई गुना ज्यादा, उससे भी बड़ा बिजनेस आपने 72 की एज में किया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कनिका, मैं आपके पास में आऊंगा कि आपने क्या जज किया है इनमें कि भाई इनके अंदर ये क्वालिटी है इस तरीके से, या अगर कोई perfectionist in one word if I can sum it up. ओके, वो चाहे फैमिली हो चाहे बिजनेस हो, he wants to be perfect in whatever he is doing, whether they're relations, whether they're clients. So जो भी डिलीवर करते हैं, he gives his ultimate best, and I think that really counts in the end. बहुत बढ़िया। तो सर, आपके लिए एक वर्ड बार बार निकल के आ रहा है कि आप परफेक्शनिस्ट है, परफेक्शनिस्ट। मैंने एक्चुअली आपको अमिताभ बच्चन नाम गलत दे दिया, आमिर खान देना चाहिए था। सो आज की तारीख में सर आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में कुछ बताइए कि भाई आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चीजें क्रिएट की हैं, जैसे कि मैं आपका घर देख रहा हूँ, बड़ा शानदार आपने घर बनाया है, आपका जो ऑफिस दिखाया वो तो चलो पुश्तैनी है, 200 साल पुरानी आपकी जो हवेली है, आपने ये घर क्रिएट किया है। और कुछ आपका लाइफस्टाइल के बारे में बताइए। आपकी लाइफस्टाइल भी सर एकदम बढ़िया है एकदम। हम इस तरह से मौज मस्ती करते हैं जिस तरह से शायद ये जवान उम्र के बच्चे हमारे शायद ये भी करते हो या नहीं करते हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम इस उम्र में करते आप करते हैं। करेक्ट। मैंने आपका एक वीडियो भी देखा कल, आप वो बोट पे जो डांस ही कर रहे थे ना। मैंने चश्मा नहीं पहना था। यॉट में आप डांस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सारी एट द एज ऑफ 70 5 कपल एक पर्सनल यॉट के ऊपर जिस तरीके से मस्ती कर रहे हैं, तो माय सन ही इज 25, ही सेड पापा हम गए थे तब हमने भी ऐसा ही किया था। मैं कहा यार 25 और 75 बोथ आर डूइंग सेम थिंग एंड दे वर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। हमने भी वो वीडियो देखा, हमें भी बहुत मजा आया उसको देख के। ही इज सो एनर्जेटिक। वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्चुअली क्या है अरविंद जी कि मेरा भी एक छोटा भाई है और मैं अपने छोटे भाई के साथ में बहुत स्ट्रिक्ट रहा जब तक वो पढ़ाई कर रहा था। आपके ब्रदर आपके साथ में कैसे रहते थे? क्योंकि आप में काफी एज गैप है, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे? स्ट्रिक्ट एक ही चीज थी, हाँ, जो भी कुछ करना है। अभी कनिका ने एक वर्ड आपको बोला, परफेक्शन। बड़े भाई साहब 10 रुपए भी बकवास में खर्च नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि भाई आज अगर ये मोबाइल लेना है तो मुझे बेस्ट मोबाइल लेना है, मुझे लैपटॉप लेना है तो मुझे बेस्ट लेना है, मुझे ये बेल्ट बांधनी है तो मुझे बेस्ट चाहिए, वो भले ही कितनी भी महंगी आए। वेस्टेज ऑफ मनी इन्होंने कभी नहीं किया, वेस्टेज ऑफ टाइम इनका कभी नहीं होता है। ये अपने समय का पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं और प्रोडक्टिव करते हैं। ये जब घूमने जाते हैं तो ये उस पूरे समय को एंजॉय करते हैं, लेकिन जब ये ऑफिस में बैठे होते हैं तो इनको लंच की परवाह नहीं है। इनकी जरूरत ये है कि पहले मैं काम करूं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही भाई साहब ने एक बड़ा अच्छा, जैसा भी भाई साहब ने कहा ना कि इस साल मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट बिजनेस का किया, तो देयर वाज अ वेरी बिग प्रपोजल। LIC में कोई भी बीमा जाता है तो एजेंट अपनी तरफ से जो भी कागज उसमें लगाता है, फिर कुछ मेडिकल के होते हैं, फिर उसके अंदर LIC
का जो भी डिपार्टमेंट है उस प्रपोजल को कंप्लीट करने वाला, वो उसके अंदर वेरियस रिक्वायरमेंट्स लगा लगा के भेजता है, ये दीजिए वो दीजिए वो दीजिए। भाई साहब ने जिस तरीके से वो पूरा एक बंच बना के जो मेरे को इन्होंने दिखाया, और मैं 40 साल से देख भी रहा हूँ, ये जो परफेक्शन है, 100 करोड़ रुपए के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी है, उसके अंदर कितने कागज हो सकते हैं, एक कंपनी की 20 कंपनियां हैं एक क्लाइंट की, उसके सारे पेपर्स, उसके फाइनेंशियल पेपर्स, उसके पर्सनल पेपर्स, किस तरीके से इन्होंने पहले से लगाकर भेजा कि LIC के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को 24 घंटे नहीं लगे उस प्रपोजल को कंप्लीट करने में। ये है इनका परफेक्शन। तो ये परफेक्शन सिर्फ बिजनेस में नहीं, ये अपने क्लाइंट के प्रति भी, कि नहीं, इसके इस जरूरत को समय पर और बेस्ट मुझे पूरा करके देना है, ताकि उसकी नजर में मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी रहूं, मेरी वैल्यू तभी रहेगी। आज परिवार में भी यही है कि किस व्यक्ति का क्या जो है, अभी मेरे से जो छोटे वाला भाई है उसकी 17 जनवरी को शादी की 25वीं सालगिरह थी। अब भाई साहब 2 महीने पहले से, यार बेटा देख, इसकी शादी की सालगिरह का अपने को जो है ना बढ़िया सेलिब्रेशन करना है। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, हर चीज के अंदर इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट और उसका पूरा कनेक्शन। अच्छा ये चीज तो तुम भूल ही गए, ये भी अपने को कर रही है। ये जो केयरिंग है, ये केयरिंग इनकी हर जगह। ये LIC के नीचे से नीचे लेके ऊपर से ऊपर तक के सभी लोगों से इनका पूरा जुड़ाव मैं 40 साल से देख रहा हूं। इसी वजह से भाई साहब को पूरा रिस्पेक्ट वहां मिलता है। परिवार में हम भाई बहनों के अलावा हमारे चाचा मामा जो भी हैं, हर व्यक्ति ये मानता है कि ये आदमी कितना क्रिएटिव है, कितना केयरिंग है और अपने प्रोफेशन में कितना हाईली स्किल्ड है। मैंने आपसे कहा ना कि 10 रुपए भी बेकार नहीं करने, लेकिन जो चीज खरीदनी वो बेस्ट खरीदनी। 1990 में जब कंप्यूटर शुरू हुए थे, हिंदुस्तान में किसी भी एजेंट के पास अपना कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर नहीं था जो भाई साहब ने उस जमाने में बना। 1990 में 1991 में मैंने मेरा क्या बात, पहला कंप्यूटर खरीदा, PC XT। मुझे नहीं लगता उस वक्त किसी ने खरीदा होगा या कंप्यूटर के बारे में सोचा होगा। इसमें एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि शुरू से मेरे को ये, मैं जो मेरे एजेंट ब्रदर्स हैं जो नीचे के लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है, अब जबानी तो आप कुछ भी समझ आते हो या कागज पेन लेकर के लिख करके उसके सामने कि ये पॉलिसी ऐसे ये मिलेगा ऐसे ये मिलेगा, लेकिन मेरे को शुरू से रहा कि भाई प्रेजेंटेशन एक अच्छा होना चाहिए। तो उस जमाने में मैं टाइप करके प्रेजेंटेशन एक बनाता था प्लान फीचर्स का, मतलब टेलर मेड, कि इस क्लाइंट का ये नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये एज है, इसका ये प्रीमियम होगा सम एश्योर्ड का, ये इसको सरल बेनिफिट मिलेगा, ये ऐसे उसको टाइप करके। तो मुझे टाइपिंग नहीं आती थी, लेकिन तो भी मैंने उस जमाने में रेमिंगटन का पोर्टेबल टाइपराइटर खरीदा था और मैं यूँ अक्षर ढूंढ ढूंढ के उस पे से वो टाइप करके और उसको बना के देता था। जब कंप्यूटर खरीद लिया तो सॉफ्टवेयर बनने में उसके बाद भी करीब 2 साल लगे। तो मैंने कहा यार अभी अब कंप्यूटर तो खरीद लिया, साला इसका क्या करो, तो टाइपराइटर का काम अब इससे कर लो, क्योंकि जो टाइप कर रहे हैं वो सेव भी हो रहा है, तो अगली बार पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने वो करना शुरू किया, लेकिन 1.5-2 साल में वो सॉफ्टवेयर बना करके कि एक एजेंट को उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं सेलिंग में और सर्विसिंग में, वो सारी चीजें मैंने उसमें डलवाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं मैडम आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गुलाब का फूल जो है ना, अगर उस पेड़ के अंदर कांटे नहीं है तो वो गुलाब का फूल नहीं है। आप बोल तो रही है इनको गुलाब का फूल है, कुछ तो कांटे होंगे, इनकी कुछ कमी बताइए। कुछ तो आपने देखा होगा कि भाई ये एक्चुअली क्या है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये एक इनमें थोड़ी सी कमी भी है। अब वो बता सकती हैं आप, ऐसा छुपाना नहीं है, आप बताइए। गुस्सा बहुत है। कोई आपको कोई मोमेंट ऐसा याद है जिसमें इन्होंने बहुत गुस्सा किया हो, आपका काम खराब हो गया हो उसके अंदर? चलिए अभिषेक आपको बताता हूँ, आप बताइए कि एक तो बताया, आपको कुछ और बताना है इनमें, कुछ थोड़ा सा वो मोमेंट भी, थोड़ा तड़का भी डालते हैं इसके अंदर, सब मीठा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। कुछ आपको ऐसा लगता है एज ए फादर
या एज अ प्रोफेशनल, ये एक थोड़ी सी इनमें थोड़ी सी एक कमी भी है, इसके अंदर एक तिल भी है इसमें, ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ी पोल खोलिए। हाँ, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता है? नहीं, ये बात सही है, गुस्सा बहुत करते हैं। नहीं, वो गुस्से की बात होती है तो गुस्सा करते हैं, फालतू में तो कौन गुस्सा करता है। वो भी है, परफेक्शनिस्ट जो रहते हैं जनरली उन्हें गुस्सा आता है, ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं। टाइम से होना चाहिए, थोड़ा भी टाइम इधर उधर नहीं होनी चाहिए। मैं बोलते मेरे को ड्राइवर चाहिए, इनको इतने बजे वहाँ पहुँचना है, हाँ। बस फिर उसमें गुस्सा हो जाते हैं कि मेरा काम तुमको पहले नहीं देखना, तुमको अपना काम चाहिए। देखिए महावीर जी, थोड़ा बहुत तो देखिए होना चाहिए ना। ड्राइवर के लिए हो जाता हमारा रोज। अच्छा। देखिए, ये परिवार एक रसोई की जैसे है, हाँ जिसमें बहुत सारे बर्तन हैं। हाँ जी। एक बर्तन उठाओगे तो दूसरे बर्तन के हाँ। खनकने की आवाज। हाँ, तो वो तो आएगी। नेचुरल है ना। तो एक काम कोई करोगे तो दूसरे काम का हाँ। उसका, कि जैसे अब इनको अपने सोशल किसी कमिटमेंट में जाना है हाँ। और मुझे प्रोफेशनल कमिटमेंट में जाना है। हम्म। मैं ड्राइवर के बिना आजकल मूव करना मुझे मुश्किल होता है। हाँ। गाड़ी तो मैं चला लेता हूँ, हाँ। लेकिन ड्राइवर के बिना मुश्किल होता है। हम्म। तो गाड़ियां तो घर में 4 खड़ी हैं, हाँ। बट ड्राइवर, इनको भी ड्राइवर चाहिए, जबकि ये खुद चलाती हैं गाड़ी। हाँ। हाँ। लेकिन आजकल के ट्रैफिक में मैं भी नहीं चाहता कि ये खुद चलाए, हाँ। परेशानी होती है। हाँ, करेक्ट। तो अब उस टाइम पे इनको भी ड्राइवर चाहिए, मुझे भी ड्राइवर चाहिए। अब प्रायोरिटी कैसे सेट हो, तो इस मामले में कई बार जो है कनिका, आपने कुछ ऐसा जज किया? मैं एक्चुअली, क्या फूल है तो काटा होगा, वो वाली बात होगी, जनरली लोग छुपाते हैं। आप कुछ कहीं पे बताना चाहेंगे इनको कि भाई ये एक्चुअली, जैसे अभिषेक ने तो नहीं बताया लेकिन मैडम ने बता सब दिया। चीज बहुत अच्छी है, पर क्या थोड़ा परफेक्शनिस्ट जब आदमी होता है तो वो उसके अंदर में थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है, क्योंकि बाकी लोग नहीं होते हैं परफेक्शनिस्ट, तो वो एक्सपेक्टेशंस रियलिटी वाली बात हो जाती है। वो हर कोई एक्सपेक्टेशन जो है वो मीट नहीं कर पाता ना। करेक्ट बात करेक्ट हो करेक्ट। लेकिन महावीर जी, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीज है जो आपको इतना मोटिवेटेड रखती है कि भाई अभी 72 की एज में भी आप जो है वो एलाइट क्लब में रहना चाहते हैं? ये जो टॉप में रहने वाली, अभी तो काफी सारे आपने टारगेट अचीव कर लिए हैं, लेकिन अभी भी आपको क्या चीज है जो मोटिवेटेड रखती है? अब इस उम्र में आकर के इतना काम जो इतना भी किया है, इतना करने के बाद में पैसे की चाहत तो नहीं है कि और पैसा कमाना है, वो चाहत नहीं। बच्चे बड़े हो गए, तैयार हो गए, अच्छा कमाते हैं, अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा है। पैसे की चाहत के लिए काम नहीं करना, लेकिन इस बात के लिए जरूर काम करना है कि 50 सालों में जिन लोगों को मैं धीरे धीरे अपने इस व्यवसाय से जोड़ता आया, मेरे क्लाइंट्स को, और उनकी 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, इवन 4th जनरेशन तक मेरा टच बना है कई फैमिलीज़ में। तो जब तक मैं हूँ, हेल्दी हूँ, एक्टिव हूँ, एनर्जाइज्ड हूँ, तो मुझे काम करते रहना चाहिए उन लोगों की सर्विस के लिए भी। उसमें पोर्टफोलियो में एडिशन भी होता रहेगा, तो काम नया भी होता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, बट उस कमिटमेंट के साथ। और दूसरा यह है कि जब अभी हेल्दी हूँ और एनर्जाइज्ड हूँ, तो घर बैठ के क्या करना है। तीसरी बात यह है कि 50 साल में जो कुछ मैंने सीखा या समझा है, उसको क्लाइंट को भी मुझे और बेटर देना है, और अपने पीयर्स को भी अगर मैं कुछ दे सकता हूँ, दूसरे साथियों को, एजेंट साथियों को कुछ मेरी तरफ से उनको सिखा समझा सकता हूँ, दे सकता हूँ, तो आई एम ऑलवेज रेडी। मैंने ना कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स ऐसे मिलते हैं जो अभी 60 के हो गए हैं, 62 के हो गए हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि अभी तो मैं जो है वो अभी क्या है 62 हो गया, अभी तो बूढ़ा हो गया मैं। तो आपको मैडम कभी ऐसा लगता है कि महावीर जी बूढ़े हो गए, अभी तो ही 72 ना? क्या अभी भी आपको यंग, एनर्जेटिक, एंग्री मैन, एंग्री तो बोला आपने, बहुत एनर्जेटिक है, भागदौड़ ऊपर से हाँ 3 मंजिल 5 10 माला बार चढ़ ऊपर जाते हैं। नीचे चक्कर काट लेते हैं। हाँ हम लोग तो जाना ही नहीं चाहते, ये जाते हैं रात। हाँ हाँ अगर हम जयपुर कहीं बाहर भी गए तो रात को 2 बजे भी आकर ऊपर छत पे जाके आएंगे हाँ, कि छत का दरवाजा बंद है नहीं। करेक्ट करेक्ट। इतने एनर्जेटिक है, लगता ही नहीं कि एज के हिसाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो महावीर जी, आपका अभी क्या विजन है एट एज 72? व्हाट इज योर, अभिषेक यू आर आल्सो इन द सेम फील्ड ना, आप भी पूरा फाइनेंशियल एडवाइजरी इनकी हैंडल कर रहे हैं? रियलिटी ये थी कि वी हैड अ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, और मेरा इंटरेस्ट इंश्योरेंस में नहीं, इन्वेस्टमेंट्स वाली बकेट्स में ज्यादा था। कभी भी ये काम बॉम्बे बैठ के सेट करने की मैंने पहले भी कोशिश करी थी, बट होता नहीं था। तो आई थॉट बॉस, 1 स्टेप एट अ टाइम, एक बार डिसाइड करते हैं, जयपुर मूव करते हैं, प्रोफेशनल है, 15-17 साल का एक्सपीरियंस है, और
कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। तो विद दैट थॉट आई केम बैक, और भानगढ़िया इंश्योरेंस सेंटर को फिर मैंने, जैसा कि आप रंजीत समझेंगे, पर्सनल फाइनेंस की बकेट के बहुत सारे पीसेस हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, पीएमएस, एआईएफ। तो मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना एक वन स्टॉप शॉप बना दूं, और भानगढ़िया इंश्योरेंस सेंटर को देन वी मेड इट भानगढ़िया वेल्थ। और इस पर्सनल फाइनेंस की बकेट में जो बाकी प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हम लोग नहीं करते थे, और वही मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी रहा था और एक अच्छी स्केल पे रहा था। बहुत सारे मैंने आईपीओस किए, मर्जर्स किए, एक्विजिशंस किए, बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल प्रमोटर्स का मैं एडवाइजर रहा। तो आई थॉट यार ये सब जो सीखा है और एफआईआई कम्युनिटी के लिए किया है, क्या मैं वापस आके पापा के एग्जिस्टिंग शॉप को स्केल अप करके एक वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट बनाऊं। तो विद दैट थॉट हम 2018 में 17 में वापस आए, साल 2 साल लगा, एंड हियर वी आर। फैंटास्टिक। सो महावीर जी, आपने जो दुकान शुरू की थी, अभी उसको अभिषेक ने जो है मॉल में कन्वर्ट कर दिया है। अभी यहाँ से आगे आपका, आप महावीर एज एन इंडिविजुअल अगर आपका विजन पूछूं तो क्या विजन है आपका? अभी तक मैंने ग्रोथ करी थी वर्टिकल, ओके। खुद अकेले में यूं वर्टिकल ग्रोथ करी थी। लेकिन पिछले कई सालों से मेरे मन में विचार था, बिकॉज आई हैव ए गुड फैमिली एंड गुड सपोर्टिंग हैंड्स, लाइक 3 ब्रदर्स, और तीनों के एक एक बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, ये हो ही गया था, 2 और भी हो रहे थे। तो मेरा ये था कि यार ये जो ग्रोथ है हमारी, ये वर्टिकल ना हो करके और ये इन्वर्टेड पिरामिड की जैसे हो जाए। तो उसके अंदर यही एक पार्ट था। मैं आज दूसरे एजेंट्स फ्रेंड्स को भी, मैंने एलीट क्लब की मीटिंग में भी ये खड़े होकर के कहा था पिछले दिनों, कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है जब उसकी सेकंड जनरेशन उस बिजनेस में जुड़ती है, तो 1 और 1 11 हो जाती है, और अगर थर्ड जनरेशन भी बाद में आ जाती है तो 111 हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कि सक्सेशन जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो मैंने घर में एजेंसियाँ 4 प्लांट कर ली, बीवी के नाम एक एजेंसी ले ली, बेटे के नाम ले ली, बहू के नाम ले ली। तो एजेंसियाँ तो डिवाइड कर ली, बिजनेस डिवाइड कर लिया, इनकम डिवाइड कर लिया, टैक्सेशन प्लानिंग कर ली, लेकिन बिजनेस का प्रोडक्शन तो एक ही आदमी कर रहा है। तो जब तक वो बिजनेस का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा विद इन फैमिली, और फैमिली बिजनेस नहीं बनेगा। तो आजकल के एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ रिमेनिंग ओनली ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट इज नॉट इनफ फॉर योर लॉन्ग सक्सेस इन द फील्ड। यू शुड बिकम लाइक दिस, जैसा इसने कहा या आपने कहा कि शॉप से मॉल हो गई, क्योंकि हर कस्टमर को इन सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत है। करेक्ट। तो वाई दे शुड गो टू अदर्स, वाई नॉट टू यू ओनली? सिंगल विंडो आप इसको क्यों नहीं बना सकते? तो ऐसा हमारे सभी साथियों को प्रयास करना चाहिए, ये मेरा सोच है। हम तो खुद उस लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एक इसको अलग सर मैं इसमें एक और बात आपको ऐड करूंगा। ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स क्या सेल्स का जो काम है ना, इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है। कोई भी आदमी एजेंट बन सकता है, कोई भी आदमी म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। बट आपको ऐसा बहुत कम जगह मिला होगा जहां पे एमबीए 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद लोग ये काम कर रहे हैं। तो चूंकि मैं थोड़ा प्रोडक्ट वाला आदमी रहा, और प्रोडक्ट से जब मैं वापस इस सेल्स अवतार में 2017-18 में आया, तो वो प्रोडक्ट की नो हाउ ने मेरे को बहुत मदद करी। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री भी 10-20-30 साल में बहुत ग्रो हो गई। पहले खाली इंश्योरेंस के लिए पहले खाली LIC था, फिर 2004 में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां आ गई। पहले एमसीज बहुत कम होती थी, म्यूचुअल फंड एसेट क्लास नहीं थी, लेकिन 10-20 साल में ये सब चीजें फाइनेंशियल एसेट्स की किटी बहुत बड़ी हो गई। तो मैं जब शुरुआत में कॉन्टेम्पलेट कर रहा था, तो मैंने हर जगह यही पाया था कि चूंकि एंट्री बैरियर नहीं है, तो इस प्रोफेशन में वो प्रोफेशनल की शायद इसीलिए उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं होती थी, क्योंकि हर आदमी आपको उसी कलर से देखता था। तो वी थॉट कि यार अगर हम इसको एक ढंग से स्केल अप करके आज के हिसाब से टेक्नोलॉजी का यूज में लेके, वेब को लेके, ऐप को लेके अगर हम करें,
तो ये एक अच्छा ग्रोथ पाथ है। तो विद दैट थॉट आई मूव्ड बैक एंड आई मस्ट टेल यू आई हैव नो रिग्रेट्स एंड फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। मैं एक अलग थोड़ा सा डायरेक्शन देना चाहता हूँ इस इंटरव्यू, थोड़ा वापस से आपको बैक में लेके जाता हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, शुरुआती दिनों में जब आप सेल्स करते थे तो आपको क्या लगता है? अभी देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके सेल्स में, लोग बिजनेस को क्लोज करने में आपने बहुत चीजों में मेच्योरिटी लाई होगी। शुरुआती दिनों में आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सेल्स में आपकी टेक्निक थी जो आपको ऐसा लगता था कि नहीं ये मैं गलत कर रहा था और आपने उसको चेंज किया, सुधारा? वो गलती आपकी बताइए सेल्स में जो आप करते थे। नहीं, इनफैक्ट ऐसे गलती बोल के शायद मेरे को कोई ऐसा, क्योंकि या आपने उस एरिया में इंप्रूव किया? क्योंकि मेरा शुरू से जो सेलिंग प्रोसेस रहा या प्रोस्पेक्टिंग का जो प्रोसेस रहा वो शुरू से रहा इस थॉट के साथ कि आई डोंट वांट टू सेल इंश्योरेंस, आई जस्ट वांट टू हेल्प द कस्टमर इन बाइंग इंश्योरेंस। ये डे वन से ही था आइडिया या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके दिमाग में आया? ये बहुत पावरफुल चीज है एक्चुअली, वेरी पावरफुल। या कि मैं बीमा बेचना नहीं चाहता, मैं कस्टमर को बीमा खरीदने में सहायता करना चाहता हूं और खरीदने के बाद पॉलिसी चलाने में उसका सहायता करता है। तो उससे क्या होता है कि वो रिलेशनशिप ग्रो होती है। कस्टमर कभी ये नहीं सोचता कि मैंने ये बीमा इस एजेंट के कारण लिया और अब ये एजेंट तो टर्मिनेट होके चला गया या दोबारा आता नहीं है और मुझे फंसा गया, प्रीमियम नहीं चुकाया जाता, वहाँ जाता हूँ तो भीड़ मिलती है, एक चेक जमा कराने में 2 घंटे लग जाते हैं, लाइक दैट। ऐसी सिचुएशंस उस जमाने में तो होती थी। तो कस्टमर ने अगर पॉलिसी ली है तो ये समझ के ली हो उसने कि हाँ ये मेरे लिए ली गई है, मेरे अपने फायदे के लिए ली गई है, तो वो उसको चलाएगा भी। तो ये प्रयास शुरू नहीं, बहुत पावरफुल चीज है। भाभी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैडम आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको एक स्टेज मिलता है जहाँ पे आपको ये कहने का मौका मिलता है कि ऐसी क्या चीज है आपके हस्बैंड में जिससे कि आपको गर्व होता है, तो क्या बोलेंगी आप? काफी तारीफ होती है इनकी, हर जगह ही सब कोई इनकी तारीफ करते हैं काफी। बहुत बढ़िया। इतना मोमेंटम मिलता है, स्टेज पे बुला के इनका काफी वो करते हैं। अभी लास्ट हम कतर गए थे, कतर गए थे, काफी उनमें भी उसमें काफी नाम था इनका। अपने अपने एसडीएम सब ने स्टेज पे बुला के, औरों को नहीं बुलाते, इन्हीं को बुलाते हैं स्टेज पे। क्या बात है, क्या बात। अभी देखिए बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स की वाइफ देखने वाली है इस वीडियो को, उसकी वजह यह है कि आप भी हो इसके अंदर, आपने भी बात की है। कुछ मैसेज देना चाहोगे आप इंश्योरेंस एडवाइजर? देखो महावीर जी ने जो सक्सेस हासिल की है, बहुत सारे लोगों के सपने में भी वो वहां तक नहीं है, कुछ इतना ही अचीव करना चाहते हैं वो। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, क्या बोलना चाहेंगी आप? कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए अपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। महावीर जी आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर जो है, क्योंकि आपने जब शुरू किया वहां से कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर आपके साथ होंगे जिन्होंने वो कामयाबी नहीं हासिल की, बहुत सारे लोग, आप यू आर दी वन ऑफ द पर्सन जो आपके स्टेट में टॉप है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या गलती की होगी, कहाँ पे उनकी कमी रह गई जो आगे नहीं बढ़ पाए हो? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ, अभी अभिषेक ने भी उस वर्ड का जिक्र किया कि देयर इज नो एंट्री बैरियर। हम जब अच्छा काम कर लेते हैं तो अपने आप को प्रोफेशनल एजेंट कहने लगते हैं। नहीं, कहने को तो वही LIC एजेंट ही है, आप उसको फाइनेंशियल एडवाइजर बोलो, इंश्योरेंस एडवाइजर बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन हमारे पास में कोई एकेडमिक डिग्री नहीं है इस काम को करने के लिए, जो दूसरे प्रोफेशंस में होती है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स। कहीं भी 2 साल, 3 साल, 5 साल पढ़ाई करने के बाद वो डिग्री मिलती है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस गेन होता है, तब आदमी उस लाइन में एक अच्छा प्रोफेशनल अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाता है। हमारे यहाँ तो 4 बीमा करके हम अपने आप को बड़ा एजेंट मान लेते हैं, और अगर बाई वर्च्यू ऑफ समथिंग हमको कोई बड़ा बीमा मिल गया, बड़ा प्रीमियम मिल गया, तो हम अपने आप को सक्सेसफुल एजेंट मान बैठते हैं, लेकिन वो लॉन्जेविटी में नहीं हो पाता है शायद। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ कोई ऐसा एजुकेशन का बैरियर तो नहीं है, लेकिन एक सेल्फ डिसिप्लिन जरूर है। जो लोग इस लाइन में नए आना चाहते हैं या जो अभी नए आए हैं,
या जो पहले से कुछ सालों से काम कर रहे हैं, मुझे सबको मेरी तरफ से एक ही बात कहनी है, एडवाइस नहीं दे रहा, मेरी एक ही बात कहनी है कि नॉलेज और एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अपनी कॉम्पिटेंस को डेवलप करिए, क्लाइंट बेस में अपने क्रेडिटेबिलिटी को डेवलप करिए, जो आपकी सिंसियरिटी से डेवलप होगी क्लाइंट के प्रति। अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करिए। क्रिएटिविटी कहाँ काम आएगी? इन योर प्लान प्रेजेंटेशंस, इन योर कंपैरिजंस बिटवीन टू प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम कंपनी और बिटवीन द सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर कंपनी, तो वहाँ आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी। तो इन चीज़ों को अगर आप करेंगे और कस्टमर के साथ अपना कमिटमेंट अगर बनाए रखेंगे तो कस्टमर कभी आपसे टूटेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि मेरा ऑलमोस्ट जीरो लैप्स सेशन रेशियो है। अच्छा, ओके। ऑलमोस्ट जीरो लैप्स सेशन रेशियो है। 50 साल में जितनी भी सैकड़ों हजारों पॉलिसियां मैंने बेची है, आज तक एक सिंगल एडवर्स क्लेम हिस्ट्री नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सिंगल बात LIC के टेक्निकल वर्डिंग है एडवर्स क्लेम हिस्ट्री। है। एक सिंगल एडवर्स क्लेम हिस्ट्री नहीं है 50 साल। बहुत बड़ी। जीरो लैप्स सेशन है। और आज भी मेरी की हुई पॉलिसियां प्लस जो पॉलिसियां मेरे क्लाइंट की मैं सर्विस करता हूं दूसरे एजेंटों की करी हुई, आज भी 95% प्रीमियम कलेक्शन मेरे ऑफिस के थ्रू होता है। ये शॉर्ट में मुझे आंसर देना महावीर जी इस बात का। बहुत सारे एजेंट से मैं मिलता हूं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी पॉलिसीज बहुत सरेंडर हो रही है, कस्टमर्स जो है सरेंडर कर रहे हैं। आपकी ऐसी क्या बात है जो आपको लगता है कि मेरा जो लैप्सेशन जो है वो इतना सरेंडर, यानी कि लोग बीच में से ही तोड़ रहे हैं, अपना खत्म कर रहे हैं? क्लियर कट रिप्लाई है मेरा, जो मेरा अभिषेक के साथ भी डिस्कशन आर्ग्यूमेंट कई बार होता है। बिकॉज ही इज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एंड आई एम एन इंश्योरेंस कंसल्टेंट। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक चीज नहीं होती है। सेविंग होती है इनकम से, इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल से, और कैपिटल बनती है सेविंग को एक्यूमुलेट करके। Am I right? सेविंग के इन्वेस्टमेंट के अंदर यू कंसीडर इंटरेस्ट रेट्स, IRR, यू कंसीडर टैक्सेशन एस्पेक्ट्स, क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा। सेविंग के अंदर यू डोंट कंसीडर, यू शुड नॉट कंसीडर एनीथिंग कि इसमें ब्याज क्या मिलेगा या इसके अंदर टैक्स कितना बचेगा। यू शुड ओनली कंसीडर कि इन ए पैसेज ऑफ टाइम एज ए कंपल्सरी सेविंग इन ए लॉन्गर टर्म you are able to accumulate a corpus by your habit। तो मैंने इंश्योरेंस को हमेशा इमोशंस पे बेचा है और प्लान के फीचर्स पे बेचा है। कस्टमर के किसी पर्टिकुलर इमोशन को अपने किसी प्लान के फीचर से मैच करके बेचा कि तुम्हारी ये जरूरत है, तुम ये चाहते हो और मेरे पास ये सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सरेंडर वगैरह जो हो रही है, ये किस लिए हो रही है कि हर आदमी ब्याज देखने लगा है कि यार LIC में तो ब्याज इतना मिलता है, म्यूचुअल फंड में तो मेरा इतना मिल रहा है, शेयर बाजार में तो इतना मिल रहा है। लेकिन मेरे से जब कोई क्वेश्चन करता है तो मैं हमेशा आंसर करता हूं कि पहले तो ये बताओ कि तुमने म्यूचुअल फंड SIP, तुम कहते हो मुझे 15% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, तो पहले तो ये बताओ कि SIP कितनी कर रखी है। तो कई जगह तो निकल के आते कि नहीं साहब मैंने तो अभी तक चालू नहीं करी, करूंगा। लेकिन अगर कर भी रखी है तो भाई कब से है ये SIP, कितने टाइम से है ये। क्या होता है, कोई भी दूसरा सेविंग या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग लाइफ नहीं होता है। ओके। फियर, ग्रीड, और एक वर्ड और था स्लिप हो रहा माइंड से, कि उसके कारण से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो सोच के आपने किया, एक गोल बना करके कि 20 साल बाद मेरे को ये चाहिए। आज मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, 20 साल बाद मेरे को 2 करोड़ रुपया चाहिए इसकी हायर एजुकेशन के लिए, तो मैं आज से SIP करना शुरू करता हूं तो इतना पैसा हो जाएगा। बहुत अच्छा थॉट है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल पहले SIP शुरू करी थी, आज भी वो अनटच्ड है। परसेंटेज वाइज बहुत कम परसेंट लोग होंगे ऐसे कि जिन्होंने 10 साल या 15 साल या 20 साल पुराने म्यूचुअल फंड SIPs को आज तक रिडम्पशन नहीं किया होगा।
नहीं तो Correct. लोग नीड, ग्रीड एंड फियर, ये 3 फैक्टर्स हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जरूरत में सबसे पहले लिक्विड मनी वही नजर आता है कि अरे यार बीवी कह रही है इस बार यूरोप घूमने जाना है, 3 लाख रुपया चाहिए, और कहां से, चलो ये यहां से निकाल लो। सेविंग डिस्टर्ब हो गई, जो गोल बना करके जो सेट किया था वो नहीं मिला, मार्केट के अप डाउन्स के फियर में हो जाता है, ग्रीड में हो जाता है। तो इस लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो ये नहीं है कि इसमें इंश्योरेंस कवर मिलता है, वो टर्म इंश्योरेंस से भी आप ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है अनइंटरप्टेड लॉन्ग टर्म सेविंग यू आर एबल टू एक्यूमुलेट, एंड दैट इज नेवर रिफ्लेक्टेड इन योर नेटवर्थ, इन योर बैलेंस शीट, इट इज आउटसाइड योर बैलेंस शीट। बहुत छुपी हुई बात महावीर जी आपने बताई, जो मुझे समझ में आई कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर फियर और ग्रीड नहीं है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। बहुत बढ़िया। चलिए एक और प्रश्न इसमें आपसे। मैं एक और बात ऐड करूंगा हाँ हाँ कि बाकी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में क्या है, लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। हाँ करेक्ट। आज हम म्यूचुअल फंड का कोई भी इन्वेस्टर हो, एसआईपी का हो, कुछ भी हो, रोज एनएवी देखता है, ठीक है, और लिक्विडिटी एनी टाइम अवेलेबल होती है। तो जैसे हम जैन मारवाड़ी लोग हैं, लोग बोलते हैं दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग है, बट ये कंपाउंडिंग बहुत कम लोग हैं जो एक्सपीरियंस कर पाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि आदमी पहली जरूरत में सबसे पहले अपने फाइनेंशियल असेट्स की तरफ ही देखता है। और जैसा पापा ने कहा कि बीवी कह रही है यूरोप घूमना 10 लाख लगेंगे, कोई नहीं, चलो म्यूचुअल फंड से रिडीम कर लो, तो वो कंपाउंडिंग कभी किक होती ही नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। करेक्ट करेक्ट। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में एक लॉन्ग टर्म का लॉक इन है, तो वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर और रीजन वो अनटच्ड रह जाता है और एक्चुअली आपको कंपाउंडिंग का मजा आता है, जिसका जब भी हम लोग हमारे ऑफिस में इतने हर महीने सैकड़ों पॉलिसियां मैच्योर होती हैं एक्सेट्रा, जब हम वो नंबर्स देखते हैं तो देखते हैं कि यार 20-20 साल लोगों ने प्रीमियम दिया, आज 21वें साल में ये पैसा मिला, तो जब वो 21वें साल की कंपाउंडिंग लग के वो टैक्स फ्री पैसा मिलता है तो वो बहुत बढ़िया लगता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट है। ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज था। महावीर जी एक अलग राउंड में जाना चाहूंगा मैं इस इंटरव्यू के। मैं एक चीज इस बीच में ऐड करना चाहूंगा कि मेरे साथियों के लिए मेरी एक ही है, फिर यही कहूंगा कि भाई एडवाइस है या मैसेज है कि जिंदगी में श्रेष्ठ बनने का प्रयास जरूर करिए, लेकिन सिर्फ श्रेष्ठ बनने का प्रयास मत करिए, उत्तम बनने का प्रयास करिए। इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर बताया था, जब उन्होंने कहा कि कर्ण और अर्जुन को बता रहे थे कि तुम दोनों में क्या फर्क है, दोनों धनुर्धर हो और बहुत अच्छे हो। श्रेष्ठता होती है किसी और से अपने आप को कंपेयर करने में। हम महसूस करते हैं कि इसके पास 1 है, मैंने 1.25 किया तो मैं इससे श्रेष्ठ हूं। लेकिन उत्तम आदमी वो व्यक्ति होता है जो अपने अंदर अपनी क्वालिटीज को एनहेंस करता चलता है। बहुत बढ़िया। तो श्रेष्ठता तो उसको अपने आप मिल जाती है। खाली बीमा बेचना श्रेष्ठता हो सकती है, लेकिन उत्तमता मैं किसको कहूंगा कि आउटसाइड प्रोडक्ट्स की छोड़ दीजिए, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे ग्रुप इंश्योरेंस है, बिजनेस इंश्योरेंस है, कीमैन इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयर, सारी चीजों को सीखने का प्रयास करिए, सारी चीजों के प्रोस्पेक्ट्स ढूंढिए, अपने आप को उत्तम बनाइए, बहुत सिर्फ श्रेष्ठ मत रखिए। बहुत बढ़िया। एक तो ये मैसेज मैं लोगों को कहना चाहूंगा। दूसरा क्या है कि सिंपल सी बात है इस इंश्योरेंस की लाइन में कि कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे 10 बजे नौकरी पे दफ्तर पहुंचना है और शाम को 5 बजे पहले निकल नहीं सकता। आजकल तो बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लगती है, तो सेठ को भी पता लग जाता है कि ये कब आया था और कब गया था। यहाँ तो सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन में जैसे इसने जिक्र किया कि रोज रात को तय हो जाता है कि कल सुबह से मुझे क्या करना है, तो मेरा एक ही मारवाड़ी में शब्द है, फिरेगा सो चलेगा। जो आदमी मैक्सिमम मूवमेंट करेगा फील्ड के अंदर वही चलेगा, वो चलेगा, वही चलेगा। महावीर जी आपका वैसे रोल मॉडल कौन रहा है, किसको देखकर आप जो है प्रेरित होते हैं? देखिए, रोल मॉडल तो समय समय पे हमेशा इस लाइन के अंदर जो मेरे परिचय में रहे या मेरी नॉलेज में रहे, जो मेरे से ज़्यादा अच्छे प्रोड्यूसर रहे,
वो मेरे हमेशा रोल मॉडल रहे। किसी का नाम लेना चाहोगे? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। किसी का नाम लेना चाहोगे? किसी एक का तो क्या नाम लूं, लेकिन कोई आज एक भी, जिसका नाम ले सको नहीं, आप। कुछ भी पुराने जितने भी दोस्त हैं और जो आज बहुत अच्छे वो हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो किसी जमाने में मेरे साथ ही होते थे। उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी अडॉप्ट करी कि वो मेरे से कई गुना आगे निकल गए। तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं तो उनसे सीखना चाहता हूँ। मैं एलीट क्लब का मेंबर जब अभी बना, मैं पिछले कुछ सालों में कॉरपोरेट क्लब का मेंबर नहीं था। अच्छा, ओके। तो वो जो एक पर्टिकुलर एक सोसाइटी थी 100, 150, 200 लोगों की, उसमें मैं नहीं था। तो ये वो लोग थे जो LIC के उसके अंदर टॉप परफॉर्मर्स थे, क्योंकि हर साल कॉरपोरेट क्लब का मेंबर बनते थे। जब एलीट क्लब का पहली बार ये हुआ और एक मुलाकात हुई और हम मिले, तो वहां मैं इन पुराने कॉरपोरेट क्लब के बहुत सारे यंग लोगों से मिला। वो भी मेरे से पहली बार मिले, मैं भी उनसे पहली बार मिला, क्योंकि वो यंग एज लोग थे, पिछले 15, 20, 25 साल की एजेंसी के लोग थे। लेकिन जब मैंने उनके बिजनेस फिगर्स के बारे में सुना, तो मेरे को सबसे पहले अपने मन में ये ख्याल आया, रंजीत जी, कि मैं अपने आप को जयपुर में टॉप और राजस्थान में ऊंचा, जोन में ऊंचा ऐसा मानता हूँ। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये मेरे से 2 गुना 3 गुना काम आज कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए तो ये रोल मॉडल्स, उम्र में चाहे इनके मेरे 20 साल का फर्क है, वो अलग बात है, लेकिन एक्टिव ये भी है, एक्टिव आज मैं भी हूँ, बड़ी बात। तो मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। और मेरे साथ तो इतना एक्सपीरियंस। बट एट द सेम टाइम मेरे मन में रिग्रेट कभी नहीं आया कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं बन पाया। ये रिग्रेट इसलिए नहीं आया कि मैं जब इनकी उम्र में था, उस समय मनी की वैल्यू के हिसाब से जितना क्वांटम में करता था, उसी का कैलकुलेशन आज करो 20 साल बाद, तो ये आज उतना करने लगे। तो मैं भी अपने टाइम पे अच्छा प्रोड्यूसर था, आज भी हूँ, लेकिन रोल मॉडल के रूप में मुझे वो हर नई जनरेशन के लोग जो सामने आज अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे लिए वो रोल मॉडल। आयुष जी, एक बहुत आदमी नहीं है, सब है। आई गॉट इट। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछना रह गया, क्योंकि एलाइट क्लब मेंबर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। आपका हाईएस्ट प्रीमियम कितना रह चुका है? कि आप ये प्रीमियम जो है हाईएस्ट मैंने उठाया है? नहीं, मतलब इन वन सिंगल सेल और वन सिंगल क्लाइंट, और वन सिंगल क्लाइंट इन वन सिंगल सेल और इन मल्टीपल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर मल्टीपल सेल्स, और एक सिंगल क्लाइंट से भी मैक्सिमम कितना उठाया वो भी बताइए। मैंने आपसे कहा कि इस साल के अंदर मैंने वो सारे स्टेप्स किए हैं जो पिछले 50 सालों में किसी एक साल में नहीं किए या किसी एक क्लाइंट के साथ नहीं किए। ये आपका सबसे बड़ा हो गया। वो सब अचीवमेंट इस साल में मैंने 3 महीने में COT हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रीमियम कलेक्शन फ्रॉम वन क्लाइंट इन वन सेल, वो भी इसी साल में की है। मैं इसके अंदर एक वर्ड अपने इस डायलॉग में रह गया कि मैं इस पूरी इंडस्ट्री को, इस पूरे काम को एक वर्ड में बांधता हूं, वो है रिलेशनशिप। कोई एक प्रोस्पेक्ट आज आपसे पहली बार मिलता है और आप उसके साथ बीमा बेचने का काम आप करना चाहते हो, कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, लेकिन एक जान पहचान और संबंध आपका उससे आज चालू हो गया। उसको आप कितना निभाते हो, बीमा बेचने के बाद भी कितना निभाते हो, या बीमा नहीं बिका तो भी कितना निभाते हो, तो फ्यूचर में बीमा जरूर बिकेगा उस आदमी। तो रिलेशनशिप विथ सिंसियरिटी, विथ डेडिकेशन। मैं एक चीज यहाँ और जिक्र करूंगा, मैंने जो भी ऑफिस बना रखा है, आप यहाँ आए थे, उसमें जितनी सी भी जैसी भी फैसिलिटी है, वो सारी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अपनी सिटिंग के लिए बना रखा है। मैंने कल आपसे जिक्र भी किया था कि आजकल इनके म्यूचुअल फंड के AMC के लोग, फंड मैनेजर वगैरह विजिटर्स आते रहते हैं, इनके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लोग। मेरा कोई क्लाइंट ने 50 साल में आज तक मेरे ऑफिस को विजिट नहीं किया अपने इंश्योरेंस के काम के लिए। ये जो सिंसियरिटी है टुवर्ड्स द क्लाइंट, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका काम नहीं करता, उनके 100% जॉब्स को मैं अटेंड करता हूँ, मेरा ऑफिस अटेंड करता है, बट दे नेवर विजिटेड माई ऑफिस, दे नेवर विजिटेड LIC ऑफिस। तो इस कमिटमेंट और सिंसियरिटी के साथ में अगर कोई भी आदमी काम करेगा तो सक्सेस तो उसको मिलेगी। मैं आपको जिक्र करूंगा आज जिसके अंदर कि एक ऐसी फैमिली है कि जिस फैमिली के अंदर पिछले 50 साल पहले मैंने पहली पॉलिसी बेची थी, और आज भी जो लेटेस्ट पॉलिसी मैंने बेची है 50 साल से, उनके चार्ट में आपको एक ही एजेंट का कोड नंबर नजर आएगा, और बड़ी अच्छी साइज का पोर्टफोलियो है।
बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, नंबर ऑफ पॉलिसीज, अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड एवरीथिंग। बट रिलेशनशिप ये है कि पहली पॉलिसी से आज तक की हर पॉलिसी में आपको कोई दूसरे एजेंट का कोड नंबर नजर नहीं आता, और ऐसी रिलेशनशिप मेरी बहुत सारी फैमिलीज के साथ। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। महावीर जी, मेरे को आप में लास्ट 2 दिन की मुलाकात में 2 पर्सनालिटी मुझे आप में नजर आई। पहले तो मैं ये सोच के आया कि ये अमिताभ बच्चन टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को समझ में आया कि आपके अंदर आमिर खान टाइप पर्सनालिटी भी है। और आप बता रहे थे कि भाभी जी जो है, आप भी फिल्में देखते हैं, मैडम को आप बता रहे थे कि उनमें आपको माधुरी दीक्षित नजर आती है। मैंने आपसे जिक्र ये किया था हाँ। कि मेरी फेवरेट हीरोइन माधुरी दीक्षित रही हाँ। है। अच्छा, ये ऐसा नहीं बोला आपने कि उनमें आपको माधुरी नजर आती है, ऐसा नहीं बोला आपने। सुनिए सुनिए, अरे ऐसा मत करिए, शाम को लड़ाई हो जाएगी। अरे मेरी लड़ाई कहाँ हो फेवरेट जाएगी? हीरोइन माधुरी दीक्षित रही है। ओके। और मैं उनके वो चने के खेत में ये वो हाँ, डांस एक- मैं टीवी पे देखता रहता था। हाँ, डांस मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगता था। हाँ। आपने सुबह मेरे से प्रश्न किया था कि आपको तो मैंने कहा कि भाई ये मंजू हैं, हाँ। लेकिन ये माधुरी दीक्षित जैसा डांस नहीं करती है। हाँ, बाकी सब गुण मिलते हैं। बाकी तो धर्म तो मैडम, आपको इनमें कौन सी पर्सनालिटी नजर आती है? अब मैंने तो 2 पर्सनालिटी बता दी। अनिल कपूर। वाकई में, सही में अनिल कपूर नजर आते हैं? अभी क्या देखो, बात ये तो मेरी बहू फीड कर रही है मम्मी के बारे में। आपको मैं ये भी आपसे भी पूछने वाला हूँ, ये मेरा आखिरी राउंड है और मैं इनफैक्ट सबसे पूछने वाला, आपको इनमें अनिल कपूर नजर आते हैं? क्या? He's aging like fine wine, like I said, and he doesn't seem to get old at all. Ever young. So Anil Kapoor. चलिए, वो तो अनिल कपूर बोल रही है, आप बताइए, आपको अब आप अभी मैंने बोला अनिल कपूर, इसके नहीं। बाद बोला। मैं बताऊं, हाँ। जब हमारी शादी हुई थी तब से इनका फेवरेट हीरो होता था जितेंद्र। अच्छा, क्या बात है। देखिए, आप और वो भी मेरी उम्र का हो गया। सर, आपको इनके अंदर कौन सी पर्सनालिटी नजर आती है? आपसे भी पूछने वाला हूं, अभिषेक। इनकी जो भी काबिलियतें हैं, जैसे ये शख्स हैं, तो मैं इन जैसा आदमी दूसरा ढूंढता हूँ, बट मुझे मिलता नहीं। अच्छा, क्या आपने अभी पूछा था कि भाई आप इनकी कोई गलती निकाल पाए हैं, कुछ कमी निकाल पाए हैं। चूंकि प्रोफेशन में मैं इनके साथ ही जो है बीमा एजेंट का काम मैं करता आया हूं, तो 40 साल में इन्होंने मेरे काम में 40,000 गलतियां निकाल के मुझे बताया कि बेटा ये गलत है। लेकिन 40 साल में मैं एक गलती भी मैं ढूंढता हूं कि वेयर आई कैन से यार भाई साहब दिस इज रॉन्ग, बट टचवुड मुझे आज तक नहीं मिली। तो मैं इनका कंपैरिजन दूसरे से नहीं करता, क्योंकि वो सब छोटे हैं मेरी नजर में। मैं देखता हूँ इनके जैसा मैं कितना अपने आप में बन पाऊं। मैं मेरे बेटे को समझाता हूँ आजकल कि बेटा अगर कुछ करना है जिंदगी में तो ऐसे बनना। इस वीडियो का एंड अभिषेक मैं आपसे कर रहा हूँ। सर, अनिल कपूर। हाँ, अनिल कपूर। आप भी अनिल कपूर बोलेंगे? खुद को हमेशा, समझ रहे हो, हम तो आज तक बैक फुट पे ही हैं, क्योंकि पिताजी आज तक फ्रंट फुट पे हैं। और ये हर चीज में छोटी छोटी चीजें, चाहे अपीयरेंस है, इनके कपड़े हैं, इनकी गाड़ी है, कोई भी चीज आप उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये टॉप है। आज भी हम रोज सुबह हमारे दिन की जो भी इंपॉर्टेंट बात होती है, हम सुबह 1 घंटा ऊपर कर लेते हैं। मैं योगा करता हूँ, पापा वॉक करते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि ये अपने 5,000 10,000 स्टेप से डे को मिस करते हो। कभी ट्रैवल कर रहे हो तो बात अलग है। बाकी हर चीज, जैसे मैंने आपको कहा, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, हार्डवर्क है, एंड हार्डवर्क ओनली पेज ऑफ। तो इसीलिए अनिल कपूर से सबने सबने सहमति करी। क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट। तो एक बार फिर से इस वीडियो को अंत करने से पहले हमारे दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे लोग जो 60 की उम्र के बाद एक ऐसा फील लेके आते हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे रिटायरमेंट लेनी चाहिए। तो ये वीडियो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, इनफैक्ट हर एज ग्रुप के लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा महावीर जी एंड महावीर जी फैमिली
कि आप लोगों ने अपना समय दिया और इतना वैल्यूएबल वीडियो हम बना सके। मैं- बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक चीज के लिए आज बहुत सिंसियर थैंक्स करना चाहता हूँ हाँ कि मेरे जीवन के बहुत सारे सीक्रेट्स आज पहली बार मेरे सामने आए अच्छा। हैं, मेरे बच्चों और मेरे परिवार के लोगों के मुंह से। क्या होता है, ये एक नेचुरल एस्पेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैंने कल भी आपसे इस बात का जिक्र किया था हाँ कि इन ए रिलेशनशिप ऑफ स्पेशली फादर एंड सन, फादर कभी भी अपने बेटे की किसी अच्छाई की तारीफ अपने मुंह से नहीं करेगा, लेकिन बेटे में कोई छोटी सी कमी नजर आएगी तो उसको तुरंत पॉइंट आउट करेगा, और 2-4 बार करेगा तो बेटा इरिटेट होके कहेगा आपको तो मुझे आज तक अच्छा कुछ मिला ही नहीं। जबकि होता क्या है कि फादर हमेशा जब घर से बाहर निकलता है तो हर आदमी से अपने बेटे की तारीफ करना चाहता है, और हर आदमी से उसके मुंह से अपने बेटे की तारीफ सुनना चाहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवन में अपने से आगे किसी को बढ़ते देखना नहीं चाहता एक्सेप्ट हिमसेल्फ। करेक्ट। तो आज आपके इस सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें मेरे लिए भी बड़ी ग्रेट सरप्राइज के रूप में आई है कि हाउ माय चिल्ड्रन, माय वाइफ एंड माय ब्रदर एंड दे थिंक अबाउट मी, क्योंकि कभी मुंह से तो निकल के आती नहीं। करेक्ट करेक्ट। वो एक नेचुरल वो है, एक नेचुरल फिनोमिना है कि हम कभी भी यूं सामने इस तरह से कभी कहते नहीं हैं, लेकिन आज ये निकल के आई है, तो मेरे लिए आज का दिन जो है बहुत अच्छा दिन है। बहुत बढ़िया। थैंक्स टू यू रंजीत जी कि यू कुड ब्रिंग आउट दैट सीक्रेट ऑफ माय जर्नी ऑफ लाइफ बिफोर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू रंजीत जी, वेलकम। अच्छा लगा। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।